नमस्कार। मैं दीपक कुमार मेरे YouTube चैनल स्टडी विद दीपक में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम जो +1 की हमारी पॉलिटिकल साइंस की बुक है भारत का संविधान, उसका चैप्टर नंबर 5 विधायिका, उसका ये लेक्चर नंबर 4 है। तो आज के इस वीडियो के माध्यम के द्वारा ये हमारा लास्ट वीडियो लेक्चर है और इसके बाद आपका ये लेक्चर वो समाप्त हो जाएगा। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि संसद किस तरीके से कानून बनाती है, उसको पास वो करती है। तो अब ये जरूरी हो जाता है कि किस तरीके से संसद के द्वारा कार्यपालिका के ऊपर है वो नियंत्रण स्थापित है वो किया जाता है। जिस दल या दलों के गठबंधन को लोकसभा में बहुमत होता है उसे के सदस्यों को मिलकर संसदीय लोकतंत्र में कार्यपालिका बनती है। संभव है कि बहुमत की ताकत पाकर यह कार्यपालिका अपनी शक्तियों का मनमाना प्रयोग करने लगे। ऐसी स्थिति में संसदीय लोकतंत्र मंत्रिमंडल को तानाशाह में बदल सकता है, जिसमें मंत्रिमंडल जो कहेगा सदन को वही करना पड़ेगा। जब संसद सक्रिय और सचेत होगा तभी वह कार्यपालिका पर नियंत्रण तथा व्यापक नियंत्रण है वो रख पाएगा। अब जिस तरीके से जिस दल की सरकार बनती है तो वो सरकार तभी बन पाती है जब तक उसको बहुमत का शासन है वो पाया जाता है। और बहुमत के माध्यम से ही कोई भी सरकार बहुमत साबित करने के बाद अगर अपने शक्तियों की वजह से तानाशाह वो बन सकती है। तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है किस तरीके से इसको अपने संसदीय शक्ति को जो शक्तियों के माध्यम से इस पर जो स्तर पे कायम रखा जा सकता है और किस तरीके से उसको कंट्रोल में किया जा सकता है। संसद अनेक विधियों का प्रयोग कर कार्यपालिका को नियंत्रित करती है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि सांसद और विधायकों को जनप्रतिनिधियों के रूप में प्रभावी और निर्भय रूप से काम करने की शक्ति और स्वतंत्रता हो। तो संसद के लिए अनेक कार्यपालिका को नियंत्रित करने के लिए जो शक्तियाँ प्रदान की गई है, यानी कि इसके लिए जरूरी है कि सांसदों को विधायकों के जनप्रतिनिधियों के रूप में प्रभावी और नियंत्रित रूप से जो शक्तियाँ प्रदान हो सके, तभी वो स्वतंत्र रूप से कार्य वो कर सकते हैं। उदाहरण के लिए विधायिका के कुछ भी कहने के बावजूद किसी सदन के विरुद्ध कोई कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इसे संसदीय विशेषाधिकार कहते हैं। विधायिका के अध्यक्ष को संसदीय विशेषाधिकार के हनन के मामले में मंत्रिमंडल की शक्ति प्राप्त होती है। यानी कि विधायिका के कुछ भी सदस्य के कुछ के कहने के बावजूद जो विधायक चुने होते हैं, किसी भी सदस्य के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, जिसको क्या कहते हैं हम संसदीय विशेषाधिकार कहते हैं। और ये इसका मुख्य रूप से जो अंतिम करने का जो निर्णय का अधिकार है वो विधायिका के अध्यक्ष को इसका अधिकार है वो दिया गया है, यानी कि फैसला करने का अधिकार है वो दिया गया। ऐसे विशेषाधिकारों का उद्देश्य ये है कि सांसद तथा विधायक अपनी जनता का ठीक से प्रतिनिधित्व कर सके तथा कार्यपालिका का प्रभावी नियंत्रण रख सकें। संसद यह नियंत्रण कैसे करती है, वह किन साधनों का प्रयोग करती है, किन तरीकों का जाते संसदीय सफल है। अब जिन तरीकों के माध्यम से ये विशेषाधिकार दिए गए हैं उनके लिए माध्यम के लिए ज़रूरी है कि जनप्रतिनिधि है वो ठीक से अपने कार्यप्रणाली वो अपना सकें और कार्यपालिका पर पूर्ण रूप से जो निर्भर है वो रख सकें। अब किन तरीकों के माध्यम के द्वारा कार्यपालिका और साधनों के ऊपर उसकी संसदीय नियंत्रण वो रखा जा सकता है, वो साधन वो दिए गए हैं। मुख्य रूप से जो नियंत्रण रखा जाता है जिसके 4 जो साधन बताए, जिसमें बहस और चर्चा, कानून की स्वीकृति तथा अस्वीकृति, वित्तीय नियंत्रण तथा अविश्वास। अब बहस या वाद विवाद, यानी कि जब जिसमें संसद के दौरान कोई कार्यप्रणाली को अपनाने के दौरान या जब संसद का सत्र चल रहा होता है उसमें व्यक्ति या पर्सन या किसी भी सांसद के द्वारा या विधायक के द्वारा कोई भी चर्चा पर चर्चा करते हुए कोई भी क्वेश्चन है वो उठा लिए जाते हैं। प्रश्न करने के माध्यम के द्वारा भी उस पर अधिकार है वो रखा जा सकता है, जिसमें 3 मुख्य ये प्रश्नकाल है वो आते हैं। सबसे पहले प्रश्नकाल तब आता है जब किसी भी मंत्री के जो प्रश्न होते हैं उसका जो जवाब वो देना पड़ता है, यानी कि आप जो भी आपका क्वेश्चन पूछते हो उसके सभी जो व्यक्ति या सांसद के द्वारा उठाया गया जो क्वेश्चन होता है, जिस विभाग से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है उस मंत्री को वो जवाब देना पड़ता है। दूसरा है कि शून्यकाल। इसके अंतर्गत किसी भी महत्वपूर्ण मुद्दे को संसद के ऊपर उठाया जा सकता है और जो मंत्री होता है उसको इसका उत्तर देने के लिए ज़रूरी नहीं होता कि वह उत्तर दे या ना दे, ठीक है। और इसके ऊपर आधे घंटे की चर्चा और जो इसके ऊपर जो प्रस्ताव है लोकहित में जो स्थगन प्रस्ताव है वो लाया जाता है, जिसमें सबसे पहले जितने भी देश हित के लिए जो मुद्दे हैं उसको उठाया जाता है। प्रश्नकाल सरकार की कार्यपालिका तथा प्रशासकीय एजेंसियों पर निगरानी का सबसे प्रभावी तरीका है। संसद के सदस्यों ने प्रश्नकाल में
रुचि दिखाई और इस सदन में सबसे ज़्यादा उपस्थिति रहती है। ज़्यादातर प्रश्नकाल लोक अभिहित के विषयों जैसे मूल्य वृद्धि, ब्याह, अनाज की उपलब्धता, समाज के कमजोर वर्गों के विरुद्ध अत्याचार, दंगे, कालाबाजार आदि पर सरकार ये सूचनाएं मांगने के लिए मांगते हैं। यानी कि मुख्य रूप से जो ये प्रश्नकाल होता है इसको महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसमें सदन के ऊपर जो भी विशेष, चाहे वृद्धि की बात हो, अनाज की उपलब्धता की बात हो, कमजोर के समाज के कमजोर वर्गों से संबंधित बात हो, महिलाओं से संबंधित बात हो, भ्रष्टाचार से संबंधित बात हो, सभी के सभी मुद्दे हैं वो वन बाय वन उठाए जाते हैं और सरकार से उसका जो जवाब मांगा जाता है। इसमें सदस्यों को सरकार की आलोचना करने तथा अपने निर्वाचन क्षेत्र की समस्या उठाने का अवसर मिलता है। प्रश्नकाल के दौरान वाद विवाद इतने तीखे हो जाते हैं कि अनेक सदस्यों द्वारा अपनी बात रखने के लिए प्राय ऊंची आवाज़ में बोलना, अध्यक्ष के शासन के पास चले जाना, सदन में बहिर्गमन करने जैसी घटनाएं देखी जाती है। तो सारी की सारी परिघटनाओं के माध्यम के द्वारा जब प्रश्नकाल के द्वारा व्यक्ति के द्वारा प्रश्न उठाए जाते हैं विधायकों के द्वारा, तो कई बार बहस इतनी तीखी हो जाती है कि ऊंची आवाज़ में बोलना, अध्यक्ष के पास चले जाना, ये सारी कार्रवाई है वो देखी जा सकती है। इससे सदन का बहुत समय बर्बाद हो जाता है। लेकिन इसी के साथ हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह सभी कदम सरकार की रियायती प्राप्त करने के लिए राजनीतिक तरीके और इसमें कार्यपालिका का उत्तरदायित्व सुनिश्चित होता है। तो मुख्य रूप से ये जो कार्यपालिका के ऊपर नियंत्रण रखने का सबसे प्रभावी तरीका है वो माना जा सकता है। अब आगे आ जाता है कि कानूनों की स्वीकृति या अस्वीकृति। कानूनों को मंजूरी देने या नामंजूरी करने का अधिकार भी संसद के पास होता है। इसके अधिकार के द्वारा भी संसद कार्यपालिका को नियंत्रण करते। कोई भी विधेयक संसद की स्वीकृति के बाद ही कानून बना पाती है। जिस सरकार को विधायिका में मनमाफिक बहुमत होता है उसके लिए संसदीय स्वीकृति प्राप्त करना कठिन नहीं है, लेकिन यह मान कर नहीं चला जा सकता कि स्वीकृति मिल जाएगी। इस सहमति के लिए शासक दल या संगठबंधन के विभिन्न सदस्यों तथा सरकार के विपक्ष के बीच गंभीर मोल तोल और समझौते होते हैं। यदि सरकार के पास लोकसभा में बहुमत हो पर राज्यसभा में न हो, तो जैसे कि 1970 में जनता पार्टी 2000 में राज्य सरकारों के दौरान हुआ, तब संसद के दोनों स्वीकृति शक्ति प्राप्त करने के सरकार को काफ़ी रियायतें है वो देनी पड़ती है। तो कई बार किसी भी सरकार को, जैसे आपको पता है कि लोकसभा राज्यसभा में किसी भी कानून को बनाने के लिए स्वीकृति की आवश्यकता पड़ती है। अगर मान लीजिए अगर आपको लोकसभा में बहुमत या राज्यसभा में बहुमत नहीं है, कि जैसा कि 1970 में और 2000 में जनता पार्टी और राज्य सरकार के दौरान हुआ था, जब उन्हें लोकसभा में तो बहुमत प्राप्त था लेकिन राज्यसभा के अंदर उन्हें बहुमत प्राप्त नहीं था, तब सरकार को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है और कई बार उनकी स्वीकृति नहीं भी मिल पाती। अनेक विधेयकों मसलन लोकपाल विधेयक, आतंकवाद निरोधी विधेयक और राज्यसभा ने स्वीकृति वो कर दिया, तो कई बार क्या होता है उसके ऊपर उसकी स्वीकृति मिलना मुश्किल है वो हो जाती है। जिसके अंतर्गत हमने लोकपाल विधेयक, आतंकवाद निरोधी विधेयक को देखा है वो जा सकता है, जिसके अंतर्गत लोकसभा से पारित होने के बाद राज्यसभा ने इन विधेयकों को जो पारित है वो नहीं किया। वित्तीय नियंत्रण, जैसे कि पहले कहा चुका है, सरकार के कार्यक्रम को नियंत्रित करने के लिए वित्तीय संस्थाओं की व्यवस्था बजट के लिए जारी की जाती है। संसदीय स्वीकृति के लिए बजट बनाना और उसे पेश करना सरकार की संवैधानिक जिम्मेवारी है। यानी कि मुख्य रूप से जो सरकार का आय व्यय का साधन है बजट के द्वारा ही बनाया और निभाया जाता है, जिसके माध्यम के द्वारा सरकार का लेखा जोखा प्रस्तुत है वो किया जाता है। इस जिम्मेवारी के कारण विधायिका को कार्यपालिका के खजाने पर नियंत्रण करने का अवसर मिल जाता है। सरकार के लिए संसाधन स्वीकृत करने से विधायिका मना कर सकती है। ऐसा इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि कार्यपालिका को विधायिका में बहुमत प्राप्त होता है। फिर भी धन स्वीकृति करने से पहले लोकसभा सरकार का धन मांगने के कारणों पर चर्चा कर सकती है। वह भारत के नियंत्रण माले का परीक्षण और संसद के लोक लेखा समिति की रिपोर्टों के आधार पर धन के दुरुपयोग के मामले जांच कर सकती है। लेकिन संसदीय नियंत्रण का एकमात्र उद्देश्य सरकारी धन के सदुपयोग को सुनिश्चित करना नहीं होता। व्यक्ति नियंत्रण द्वारा विधायिका सरकार की नीतियों की नियंत्रण वो रखती है। इनकी मुख्य रूप से जो विधायिका के ऊपर कार्यपालिका नियंत्रण करने का जो अधिकार है वो बजट के द्वारा देखा जा सकता है, जिसमें कई बार सरकार की स्वीकृति के लिए जो बजट है वो प्रस्तुत किया जाता है और जिसमें सदस्य सांसदों के द्वारा उसकी जो मांग है उसको धन स्वीकृति करने के लिए लोक लेखा परीक्षक या नियंत्रण माले का परीक्षक, जिसमें द्वारा धन का जो ऑडिट है वो किया जाता है, उसमें मामले की जांच भी करवा सकते थे। इस तरीके से विधायिका द्वारा कार्यपालिका के ऊपर जो फाइनेंशियल कंडीशन के माध्यम से भी उसके ऊपर नियंत्रण है वो रखा जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव,
संसद द्वारा कार्यपालिका को उत्तरदायी बनाने का सबसे सशक्त अधिकार है विश्वास प्रस्ताव है, लेकिन जब तक सरकार को अपने दल तथा सहयोगी दलों का बहुमत प्राप्त हो तब तक सरकार को हटाने की सदन की यह शक्ति वास्तविक कम काल्पनिक ज़्यादा लगती है। लेकिन सन 1979 के बाद से अपने पति सदन के अविश्वास के कारण अनेक सरकारों को त्यागपत्र देना पड़ा। इनमें से प्रत्येक सरकार ने लोकसभा का विश्वास खोया क्योंकि वह अपने गठबंधन के सहयोगी दलों का समर्थन बनाए नहीं देख सकती। यानी कि अविश्वास का प्रस्ताव का मतलब होता है कि जब सदन के अंदर लोकसभा के सदस्य संघों की जो बहुमत साबित है वो नहीं कर पाती। अविश्वास मतलब जो उसको जितना बहुमत प्राप्त है उस बहुमत से उसे कम सीटें प्राप्त है, उसकी वजह से ही उसे अपना जो लोकसभा के अंदर जो सरकार है उसका सहयोगी समर्थन है वो खो देती है। इस प्रकार संसद कार्यपालिका का प्रभावी ढंग से नियंत्रण कर सकती है और एक उत्तरदायी सरकार का होना सुनिश्चित कर सकती है, परंतु इसके लिए जरूरी है कि सदन के पास पर्याप्त समय हो, संसदीय बहस में रुचि रखी और उसमें पर्याप्त प्रभावशाली ढंग से भाग ले और सरकार तथा विपक्ष आपस में समझौता करने की इच्छा हो। पिछले 2 दशकों में लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभा की अधिवेशनों में इसमें होने वाली बहसों पर चर्चा किए जाने जारी समय से में उत्तरोत्तर गिरावट है वो आई है। यानी कि पूर्ण रूप से ऊपर सरकार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए जो परिचर्चा के माध्यम के द्वारा विधायिका द्वारा कार्यपालिका के ऊपर नियंत्रण रखा जा सकता है, जिसमें महत्वपूर्ण जो फैसले वो कार्यपालिका की विधायिका परिषद की जो स्थायी समिति या अन्य उसके समझौते करने की जो रणनीति के माध्यम से उनके ऊपर देखा जा सकता है। और कई बार ये जो बहस है वो काफ़ी तीखी भी चली जाती है, जिसमें सरकार कई बार अपना विश्वास मत खो देती है और अगर विश्वास मत खोने के बाद सरकार है वो उसको बहुमत साबित करने के लिए दोबारा फ्लोर टेस्ट है वो करना पड़ता है। और आगे आ जाते हैं संसदीय समितियाँ क्या करती है। जो संसदीय समितियाँ बनाई जाती है, जो कमेटी बनाई जाती है वो किस ढंग से कार्य करती है। विभिन्न विविध कार्यों के लिए समितियों का गठन संसदीय कामकाज एक महत्वपूर्ण पहलू है। ये समितियां केवल कानून बनाने में नहीं वरना सदन के दैनिक कार्य में भी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चूँकि संसद केवल अपने दिगंतम अधिवेशन के दौरान ही बैठती है, इसलिए उनका काम अत्यंत सीमित होता है। किसी कानून के बनने के लिए उससे जुड़े विषय का गहन अध्ययन करना पड़ता है। मुख्य रूप से संसदीय समितियाँ क्या करती हैं कि जिस कार्य प्रणाली को अपनाया जाता है, जैसे आपको पता है कि संसद को अलग अलग कार्य प्रणाली के माध्यम के द्वारा कार्य वो करने पड़ते हैं, तो इसी के अंतर्गत अलग अलग जो समितियाँ वो बना दी जाती है और उसमें सदस्यों को उसके विषयों का अध्ययन वो करना पड़ता है। एक विषय से संबंधित फैसला लेने के लिए जो संसद समितियाँ या संसद को काफ़ी गहन जो अध्ययन वो करना पड़ता है। इसी के अंतर्गत संसद क्या करती है कि जितने भी समितियाँ होती हैं उसके माध्यम से एक अलग अलग जो समितियाँ वो बना दी जाती है, उसको अलग अलग कार्य प्रणाली वो सौंप दी जाती है। तो वर्तमान समय में अगर ये देखा जाता है कि समितियों की जो टोटल संख्या वो 20 समितियाँ ऐसी बनाई गई है, जो कि सरकार के विभिन्न जो उनके कार्यों के, उनके बजट के, उनके खर्चों के, उनसे संबंधित जो विधेयकों की देखरेख का कार्य वो करती है। इसके माध्यम के द्वारा जो पूर्ण रूप से जो कार्य प्रणाली अपनाने के लिए जो समिति होती है उसमें सदस्यों को दोनों जो सत्रों से या लोकसभा राज्यसभा से लिया जाता है और जितने भी विधेयकों पर चर्चा और अनियमितताओं की जांच की जाती है उसके माध्यम के द्वारा उसका जो दोनों सदन के सदस्य में शामिल है वो किए जाते हैं। और इसके इन समितियों का जो बनाने का उद्देश्य पूर्ण रूप से ये माना जाता है जिसमें संसद का जो कार्यभार है उसको हल्का किया जाए और जितने भी इसको काम सौंपे गए संसद के जो पूरे काम हैं उनको कानूनी नज़रिए से उनकी देखरेख करने के बाद इन संसदीय समितियों के माध्यम के द्वारा उन कार्यप्रणाली को वो लागू है वो किया जा सकता है। अब आ जाता है हमारा संसद स्वयं को कैसे नियंत्रित करती है, किन तरीकों के माध्यम के द्वारा संसद को नियंत्रित करना जरूरी है। क्योंकि आपको पता है कि संसद के पास सारी शक्तियां दी गई है और सभी शक्तियों के माध्यम के द्वारा संसद है वो तानाशाही हो सकती है। तो संसद के लिए जरूरी हो जाता है कि वो अपनी गरिमा को बनाए रखने के लिए उसकी कार्रवाई को संविधान में संचालन और सुचारू ढंग से चलाने के लिए उसका जो अध्यक्ष होता है वो सर्वोच्च अधिकारी होता है और वो अपने ऊपर किसी भी तरीके से जो व्यवहार है सदन के सदस्य हो या उसके व्यवहार को नियंत्रित है वो करता है। उसके माध्यम के द्वारा जिस तरीके से आपने देखा कि संसद के सदस्य के द्वारा एक दल बदल कानून बनाया गया, जिसके बारे में आपने सुना होगा कि जो व्यक्ति और पर्सन जिस टिकट पर चुनाव लड़ता है और चुनाव जीतने के बाद वो दूसरे पार्टी के अंदर चला जाता है तो उसका जो संसदीय
जो क्षेत्र है वो निरस्त है वो कर दिया जाता है, और ये सारा का सारा अधिकार है वो संसद के अध्यक्ष के पास दिया गया है। जो ये बनाया गया जो अधिकार है वो संसद ने 1985 में संविधान में 52वां संशोधन करने के बाद इसे दल बदल विरोधी कानून ने बनाया था। यानी कि इसमें से संशोधन करने के बाद अगर कोई भी व्यक्ति जिस पार्टी या चुनाव क्षेत्र से लड़ता है और अगर चुनाव जीतने के बाद दूसरी जो पार्टी के अंदर या सरकार के अंदर अपना शामिल हो जाता है तो उसे निरस्त करने का अधिकार है वो दिया गया है। और इसको जो 91वें संशोधन के माध्यम के द्वारा इसमें सदन का जो अध्यक्ष है उसको इस संबंधित इन विवादों का अधिकार करने का जो अंतिम निर्णय का अधिकार है वो सदन के अध्यक्ष को दिया गया है। यानी कि किसी भी सदस्य को दल बदल कानून के माध्यम से उसकी सदस्यता समाप्त करने का अधिकार है वो दिया गया। और ऐसे दल बदल के कानून के माध्यम से राजनीतिक पद के लिए जो अयोग्यताएं हैं किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो सांसद हो, चाहे वो विधायक हो, उसको अयोग्य घोषित है वो कर सकता है। और लेकिन जब 20 वर्षों का अनुभव बताता है कि दल बदल कानून विरोधी कानून वो दल बदल को रोकने के लिए पूर्ण रूप से सफल है वो नहीं हुआ है, लेकिन इसने किसी दल के प्रधान नेता और विपक्षों के विधायिका के सदस्यों के विरुद्ध अतिरिक्त शक्तियाँ प्रदान है वो की है। यानी कि जितनी भी शक्तियों के माध्यम से ये पूर्ण रूप से सफल तो नहीं हो पाया जितनी भी, लेकिन विधायिका शक्तियों के और उसके प्रशासन और उसके अध्यक्ष के संबंध में ये नीतिगत निर्णय लेने के लिए प्रबल है वो देखा जा सकता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, आज का लेक्चर, और इसी के साथ ही आपका ये जो चैप्टर है वो समाप्त होता है विधायिका। और आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक स्टे होम, स्टे सेफ एंड बी पॉजिटिव।